नज़र को बदलो, नज़ारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। सोच को बदलो, सितारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समता एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है सौरभ, आपका रीजनिंग एजुकेटर। और आज के लेक्चर में हम कोई नई चीज़ डिस्कस हम नहीं करने वाले, ना ही हम किसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इन सभी आने वाले एग्जाम्स के बारे में, क्योंकि इस वीक में, इस आने वाले सप्ताह में आपके 3 बड़े एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें IBPS PO का मेंस रहेगा, आपका SBI PO का मेंस रहेगा, IBPS SSC ऑफिसर स्किल 1 का मेंस का आपका एग्ज़ाम है। सबसे पहले उन सभी दोस्तों को, उन सभी भाइयों को, उन सभी विद्यार्थियों को अनंत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स जिनका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, जिन्होंने अपनी सफलता के लिए निकल चुके हैं, जिन्होंने अपना रास्ता कवर कर लिया है, जिन्होंने 1 मील का पत्थर है वो पार कर लिया है, बस अब चंद कदम दूर रह गई है उनसे सफलता। तो दोस्तों, अब नहीं बैठना है, अब आराम नहीं करना है, अब ही तो वक्त है मेहनत करने का, अब जी तोड़ मेहनत करनी है एकदम। अब बस झपटना है, जॉब रखी हुई है उसे लेना है। याद रखिए, प्री आपका हो गया, क्योंकि अगर अब यहाँ से छूटे तो वापस पहुँचेंगे आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम सेंटर पर, जहाँ पर आप नेक्स्ट ईयर, अगले साल आप फिर से प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे होंगे। क्या आप चाहेंगे क्या फिर से प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे? नहीं ना। तो यहाँ आपको मेहनत करना है, क्योंकि यहाँ पर वही जीतेगा जो मेहनत करेगा। अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला, जिन दियों में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ताबड़तोड़ मेहनत करनी है, दिनों रात मेहनत करनी है। स्ट्रेटजी क्या आपकी होनी चाहिए मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपका मेंस होने वाला है वो आपका होने वाला है किसका? SBI का आपका मेंस होने वाला है 29 को, 30 को आपका होने वाला है किसका? ऑफिसर का। और इसका होने वाला है आपका 4 फरवरी को। शायद यही डेट है, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, है ना? तो 4 फरवरी को आपका पेपर है, 30 को स्केल 1 का है। ओके, ठीक है। तो ये आपकी डेट है एग्जाम्स की, ठीक है। 4 फरवरी, 29 आपकी जनवरी और 30 जनवरी को आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। अब देखिए, बात यहाँ पे आती है कि सर प्री हो गया, मेंस करना कैसे है? कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका पहली बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है और इससे पहले उन्होंने एक भी मेंस का एग्ज़ाम फाइट नहीं किया है। अब वो डरे हुए हैं कि सर कहाँ से हम मेहनत करें, क्या हम पढ़ें। अब वो इस दुविधा में हैं, क्योंकि वो सब जगह जाते हैं, कहीं पर ये बताते हैं, कहीं पर वो बताते हैं। तो सब चीज़ों को छोड़ करके आप एक बात ध्यान से सुनिए। वो बच्चे जिन्होंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम तो पास कर लिया, लेकिन मेंस का उनका एग्ज़ाम और उन्हें कुछ भी नहीं पता कि पढ़ना क्या है, तो इतना कान खोल के सुनिए कि देखिए, टाइम है आपके पास बहुत कम। नया पढ़ने जाओगे तो नए को पढ़ने के चक्कर में जो पुराना आपके माइंड में है वो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब उससे हो जाओगे। तो अब क्या है, अब दोस्तों नई तलवार खरीदने का समय नहीं है। अब जो समय है वो वक्त ये है कि तलवार पे धार दी जाए। तलवार पे धार दी जाए मतलब कि जो टॉपिक्स आपको आते हैं दोस्तों, उन पे मेहनत करिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उनका क्विज लगाइए, उनका टेस्ट दीजिए, ताकि एटलीस्ट उस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आएँ तो वहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। यदि मैथ्स की मैं आपसे बात करूँ, प्रॉफिट एंड लॉस यदि आपने पढ़ा हुआ है, CI आपने नहीं पढ़ा तो CI आप मत पढ़िए। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस को इतना शार्प बना लीजिए कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका नहीं छूटने वाला है। सुन रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं PO मेंस की। तो आई होप कि आपको सिलेबस वगैरह सब कुछ पता होगा, क्या कुछ होगा। और फिर है आपका IBPS RRB स्केल 1, IBPS PO मेंस। मैं सबसे पहले आपको ले चलूँगा सिलेबस की तरफ कि आपका सिलेबस क्या है। देखिए, ऑफिसर स्केल 1 की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है मेरा, उसमें आपके 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं और 50 मार्क्स के आने वाले हैं। RRB के एग्ज़ाम जब आप देने जाते हैं तो किसी तरह का टाइम का लिमिट आपके ऊपर नहीं रहता कि आपको इतने ही टाइम में आपको पेपर देना है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपको सही तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, सही क्वेश्चन जितने आपको आते हैं उतने आपको अटेम्प्ट करने, ज़्यादा आपको नहीं जाना है,
ठीक है। बाकी हर एक फैकल्टी जो है वो आपको गाइड करेगी अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के लिए कि किस तरह से उनका जो सब्जेक्ट है वो तैयार करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपसे रीजनिंग के लिए चर्चा करता हूँ कि रीजनिंग को आपको किस तरह से हैंडल करना है। एक और बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, एग्जाम देने जाने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है वो भी आप देख लीजिए एक बार। हालांकि होता उससे कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक आइडिया आपके माइंड में रहे। तो ये आपका आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का सिलेबस है। किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है वो आपके आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 में नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। आते हैं आईबीपीएस पीओ में, जो कि आपका सबसे लास्ट में होने वाला है 4 फरवरी को, ठीक है। अब ज़्यादा दिन तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत दिन है यहाँ पर, क्योंकि 4 तो दिन वो हैं और आपके 5 दिन ये हैं, तो बस यानी कह सकते हैं 9 दिन के बाद आपका ये पेपर होने वाला है। इसके सिलेबस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग और कंप्यूटर आपके हैं वो प्लस में आते हैं, यानी कि दोनों मर्ज होकर आते हैं। हालांकि कहने की बात है कि रीजनिंग और कंप्यूटर आते हैं, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है बहुत ही कम आपको देखने को मिलते हैं, 2 4 5 कभी मिल जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 रहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स के रहते हैं और 60 मिनट आपको यहाँ पे करने के लिए मिलते हैं। 60 मिनट आपको करने को मिलते हैं। आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो, जब आप आरआरबी का प्री आप देने गए होंगे तो आपके पास रीजनिंग आया होगा, मैथ आया होगा। 40 क्वेश्चन मैथ के आए थे, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आए, टोटल 80 क्वेश्चन आए थे और टाइम मिला था कितना आपको? 45 मिनट मिला था शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। ओके, तो अब क्या था देखो, यानी कि एवरेजन 20 मिनट आपको एक क्वेश्चन के आपको लगभग मिल रहा था आधा सेकंड, सॉरी 30 सेकंड के आसपास आपको मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 45 क्वेश्चंस हैं, 65 मिनट है, तो दोस्तों 1 मिनट से भी ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पर मिल रहा है। यानी कि लगभग मैं कहूँ कि 75 सेकंड आपको मिल रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर इतना टाइम वो दे रहा है तो ये आप मान के चलिए प्यारे दोस्तों कि पेपर आपका आसान नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे गलत चर्चा मैं कर गया, एक्चुअली हम जो सिलेबस बता रहे हैं आपको आईबीपीएस पीओ का बता रहे हैं। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को नहीं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जब आप प्रीलिम्स देने जाते हैं आईबीपीएस पीओ का तो रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस आते हैं, कितने मिनट में? 20 मिनट में आते हैं। तो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं आपको और यहाँ पर आपको 60 मिनट में करने हैं 45 क्वेश्चंस। यानी क्वेश्चन तो 10 प्लस हुए हैं लेकिन टाइम जो है वो 40 मिनट इंक्रीज हो गया। तो 40 मिनट जो इंक्रीज हुआ है दोस्तों, इसके साथ साथ में एक और चीज़ इंक्रीज हुई और वो है लेवल, ठीक है। लेवल ऑफ एग्ज़ाम बहुत आसान नहीं आने वाला आपके लिए, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश दोनों रहते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है उसमें, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में 2 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव के आते हैं, ठीक है, 25 मार्क्स के, उनका मीडियम आपका इंग्लिश रहता है और वो 30 मिनट का टाइम आपको उसमें मिलता है। यहाँ पर अगर पूरे पेपर की बात करें तो 3 घंटे मिलते हैं, 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको उससे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ठीक है। इसके अलावा जीए की यदि बात करें तो बच्चों आपको 40 क्वेश्चंस के लिए 40 मिनट मिल रहे हैं, इंग्लिश के लिए 35 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट, डीआई के लिए 35 के लिए 60 मार्क्स का है और आपको यहाँ 45 मिनट्स मिल रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे नंबर्स हैं, ये मिनट्स हैं आपके यहाँ पे सामने, ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली, ठीक है। तो ये सब कुछ टाइम, मार्क्स कितने हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली। ऐसे की यदि हम बात करें तो ऐसे के लिए जो प्रेजेंट में जो आपके टॉपिक्स चल रहे हैं, आजकल जो कुछ चल रहा है उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल किसी भी तरह के आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो आजकल के हालात में जो कुछ भी चल रहा है, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो व्हाट्सएप सिक्योरिटी का जो मामला है इस वक्त बहुत ही एक कहीं की पीक पॉइंट पे है, तो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं वो ज़रूर कवर कीजिएगा। इसके अलावा कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन का जो ड्राइव चल रहा है इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और भी जो बहुत सारे चीज़ें हैं जो करंट में चल रही हैं, तो आपको आपके इंग्लिश वाली जो फैकल्टी हैं, जी वाली फैकल्टी, जो वो आपको बेहतर बता पाएंगे इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। बस ये देखिए, अपने आसपास जो न्यूज़पेपर आता है उसके एडिटोरियल को आप ज़रूर देखते रहिए। और ये मैं अब नहीं कह रहा हूँ आपसे, यदि आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो ये मस्ट हो जाता है कि आप द हिंदू का या किसी भी एक अच्छे न्यूज़पेपर का एडिटोरियल आप डेली पढ़ें। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, आपका मेंस क्लियर होगा, आपका ऐसे राइटिंग का जो पार्ट है वो भी आपका क्लियर होगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। वोकेबलरी का बहुत ज़्यादा एक कहते हैं कि रोल होता है बैंक के एग्जाम में, तो वो आपकी वहाँ से क्लियर होगी। तो आप यदि बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा और भी जो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ है अपनी डेली लाइफ में वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस साल जो रिसेशन आया था, एक तरह से
मंदी आई थी इकोनॉमी में, उसको आप देख सकते हैं। कोविड-19 के कारण से क्या इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे पड़ा उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को याद रखिए। अगर कोई नया बिल आया है, गवर्नमेंट जो बिल लेके आई है, आप उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, उससे रिलेटेड फैक्ट भी आपको अपने माइंड में रखने हैं, ताकि वहाँ पे आप अगर ऐसा कुछ आता तो आप बेहतर कर पाएँ, ठीक है। चलिए, अगर लास्ट ईयर की बात करूँ मैं कि ऑफिसर स्किल 1 का पेपर आपका कैसा रहा था, एक एक एग्जाम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑफिसर स्किल 1 की बात कर लेते हैं। देखिए, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए पहले तो नीचे आते हैं एग्जाम में आया क्या था। मेंस के एग्जाम की बात करें, कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं 50 मिनट के। 10 नंबर की आपकी पजल थी, एज, ईयर और शहरों से रिलेटेड, जहाँ पर कुछ ईयर दे रखे थे कि पर्टिकुलर इस साल में जन्म हुआ है, उनकी एज निकालनी है, फिर उनके सिटीज़ के अकॉर्डिंग उन लोगों को डिवाइड करना है। सिटिंग अरेंजमेंट आपका आया था लीनियर अरेंजमेंट, जिसमें अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, जाके वीडियोज में देखिएगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का एक क्वेश्चन पूछा गया था, मशीन इनपुट पुराने टाइप का ही था, ज़्यादा कोई नया टाइप का यहाँ पे नहीं आया। जो आपको मशीन इनपुट के तो बहुत सारे नए नए टाइप्स के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, उनसे बाहर नहीं था, उसी टाइप का क्वेश्चन था। सिलॉक्स भी नॉर्मल था, नया ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था लास्ट ईयर। इनइक्वलिटी भी आपके नॉर्मल थे। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन अच्छे थे, जहाँ पर कंडीशनल क्वेश्चन दिए थे डायरेक्शन के। लॉजिकल रीजनिंग से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। क्रिटिकल रीजनिंग से आप कह सकते हैं, जहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड, इन्फ्रेंस बेस्ड और आपका अजम्पशन बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो घबराने वाली बात नहीं, पेपर बहुत अच्छा था उन लोगों के लिए जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। गुड अटैम्प्ट की बात करते हैं, यहाँ पर 27 to 31 थे, और इतना होना भी चाहिए जिस हिसाब से पेपर आपका था, ठीक है, इतना बनता था। और आप कम लगा लें तो 25 to 30 इतना आप लगा सकते हैं। इतना आपका था कि आप 25 तो एटलीस्ट आप करें ही करें। ये लास्ट ईयर था, ठीक है। तो अब इस साल क्या होगा, थोड़ा सा पेपर इससे अप हो जाएगा, और क्या होगा, पेपर का जो लेवल है वो डाउन तो होने वाला नहीं है, ठीक है। पेपर का लेवल अप होगा तो आपका जो कट ऑफ है वो डाउन हो सकता है, लेकिन पेपर का लेवल आपका डाउन नहीं हो। पेपर का लेवल तो आपका डे बाय डे बढ़ता ही है। अब आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले आप वो समझिए। आप मशीन इनपुट की आप प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी बात, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन आप लोग डेटा सफिशिएंसी इसके वीडियो आपको 1-2 दिन में बिल्कुल अभी डाल दिए जाएंगे, अपलोड कर दिए जाएंगे, तो उसे भी आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से बिल्कुल आप देख लीजिएगा। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आपके एग्जाम आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्शन सेंस पे बहुत ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन आपके 5 नंबर के आने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, अब एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है कि बच्चा ये भागता है कि लॉजिकल रीजनिंग मुझे पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग मुझे पढ़ना है। देखो, लॉजिकल रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है पढ़ाने का, बस हाँ फैकल्टी आपको क्लास में समझा देता है, उसके हिसाब से आप सोचने लग जाते हैं और धीरे धीरे आप उन क्वेश्चंस को सही करने लग जाते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि लॉजिकल जो रीजनिंग है वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में कि हम कितनी चीज़ों को जानते हैं, कितनी चीज़ों को नहीं जानते, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि सरकार है उसको किसानों का जो बिल जो लाई है सरकार, उसे वापस ले लेना चाहिए, तो यहाँ पे आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देने होते हैं। तो आपको यदि यही नहीं पता कि किसान बिल क्या है क्या नहीं है, तो ना तो आप उसके एडवांटेज जानते हैं, ना आप उसके डिसएडवांटेज जानते हैं, आप किस बिहाफ पे आप डिबेट कर पाओगे। आर्ग्यूमेंट का टॉपिक आपका आता है, आपको कुछ पता ही नहीं है पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, वहाँ पर व्हाट्सएप से रिलेटेड कोई प्राइवेसी का एक क्वेश्चन वहाँ पर दिया है, अगर आपको आता ही नहीं उसके बारे में, तो आप क्या डील करोगे क्वेश्चन के साथ, नहीं कर सकते ना। तो लॉजिकल रीजनिंग समझने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आपके आसपास के एरिया में क्या हो रहा है, डेली लाइफ से रिलेटेड आपको ये सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए कि क्या घटित हो रहा है, ठीक है। तो आप लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, ठीक है। सिलॉक्स इनइक्वालिटी का जो आपका टॉपिक है, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने प्रीलिम्स में टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अब जो आपने टॉपिक्स पर मेहनत नहीं की होगी वही मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 मशीन इनपुट, नंबर 2 डायरेक्शन सेंस, नंबर 3 डेटा सफिशिएंसी, और नंबर 4 और 5 पे आपके आ जाते हैं ब्लड सेटिंग, अरेंजमेंट और पजल। सेटिंग, अरेंजमेंट और पजल तो एक तरह से वो होता है कि आपको करने हैं। 5 पजल सुबह लगानी है, 5 सेटिंग अरेंजमेंट शाम को लगाने हैं, 5 पजल सुबह दूध के साथ, 5 सेटिंग अरेंजमेंट शाम को दूध के साथ, यानी कि टैबलेट की तरह आपको लेना है इन्हें, फिक्स से लेना है तो सिलेक्शन होगा। अदरवाइज आपको पता है यार कि 20 नंबर का तो आपका प्री में पूछ लिया जाता है,
2 सेटिंग 2 पजल पूछ लिए जाते हैं। मेंस है यहाँ पर, मान के चलो कि 20 नंबर का आपका सेटिंग पजल कहीं नहीं जाने वाला, वो तो आपका आना ही आना है। क्लियर है? तो आप अब अपने हिसाब से आपको देखना है कि किन चीज़ों में मेरी ग्रिप है और किन चीज़ों में मुझे काम करने की ज़रूरत है। एक और बात उससे पहले मैं क्या कहूँगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो मेरा उनसे कहना है यार कि पहली बार आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको लेवल नहीं पता एग्ज़ाम का कैसा आता है, तो सबसे पहले तो एक मौका आप दीजिए। सबसे पहले एक मौका आप दीजिए, क्योंकि अगर किसी चीज़ को, एक बहुत भयानक चीज़ को अगर हम पहली बार देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना बैलेंस खो बैठते हैं। हम सोचते हैं ये कहाँ से आ गया, ये तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। लेकिन अगर वही क्वेश्चन को हम एक बार मॉक में देख लेंगे और उसी के जैसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो कहीं ना कहीं हम घबराएंगे नहीं, हम उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश हम एक बार ज़रूर करेंगे। हाँ, मैं कोशिश कर लेता हूँ, क्या पता मेरे से हो जाए। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, आज सभी स्टूडेंट्स को मॉक देना ही देना है। और देखो, बहुत सिंपल सी भाषा में आपसे बात करता हूँ यार, जब तक हम टेस्ट नहीं देंगे ना, अपन को अपनी औकात पता नहीं लगेगी, और जब तक अपने को अपनी औकात पता नहीं लगेगी तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। हमें पता लगेगा कि लास्ट ईयर कट ऑफ इतना था, हमारे मार्क्स इतने आए हैं, तो पता लगेगा, तो आग लगेगी खुद में कि कर क्या रहा है तू, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, इतने मार्क्स तो कट ऑफ गए थे। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले मॉक तो दो। मॉक देने के बाद में जहां पर कमी लग रही है कि ये क्वेश्चंस मेरे नहीं हुए, अब मेरे पास 4 दिन है, अब मुझे ये करना है, ये मुझे छेड़ना नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरी बात क्या है, ये नहीं कि मैंने मॉक देने के लिए कहा और आप दिन भर बैठ के मॉक दे रहे हो, क्योंकि एक मॉक का टेस्ट देने के लिए 3 घंटे लगते हैं। यदि आप 2 बार भी आपने दे लिया, 6 घंटे हो गए। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोग ज़्यादा इससे पढ़ने वाले हैं। तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए मेरा इनपुट आउटपुट का टॉपिक वीक है, मुझे नहीं आता, तो मैं क्या करूं? इसके लिए नहीं कि मैं टेस्ट देने बैठ जाऊं फिर से, नहीं दोस्तों, मैं गूगल पे जाकर के या कहीं पर भी जाकर के मैं पर्टिकुलर एक पीडीएफ सर्च करूंगा, मैं क्विज सर्च करूंगा जहां पर इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस हो, जहां पर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हो, जहां पर यानी जो टॉपिक मेरा वीक है मैं पर्टिकुलर उसी टॉपिक के क्वेश्चंस में करूंगा। यहाँ पर मैं पूरा टेस्ट देने नहीं बैठूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता लग गया मेरे 40 नंबर आए हैं, पेपर का लेवल यही रहने वाला है। थोड़ा सा अगर पेपर का लेवल कम हुआ तो मेरे 45 आ जाएंगे, और टफ हुआ तो मेरे 35 आ जाएंगे, यानी मैं इस बीच में रहने वाला हूँ। आपको एक अंदाज़ा लग जाता है, ये बात फैक्ट है। और ये आज लिखवा लो आप मेरे से, आपको अब भी आपको रिजल्ट पता है कि आपका मेंस में क्या होने वाला है। अगर आप पास होंगे तो भी आज आपको पता है, यदि आप फेल होंगे तो भी आप आज आपको पता है। क्यों? क्योंकि तैयारी आपकी कैसी, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। और आपको आपकी तैयारी के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ना आपके पेरेंट्स जानते हैं, ना आपके दोस्त जानते हैं, ना आपको कोई चाहने वाले, आपके जानने वाले जानते हैं। आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की है और क्या कुछ आप एग्जाम में करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो आपको पॉइंट गिनवाए हैं, सबसे पहले मॉक देना है, इसके बाद जो चैप्टर आपका वीक है उसकी क्विज आपको देनी है, उसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, फिर जाके आपको मेहनत करनी है। ठीक है, ये था आपका आरआरबी स्केल 1 का, जहाँ पे क्वेश्चंस की यदि बात करो तो 240 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, 50 मार्क्स के। टाइम आपका पूरा रहता है, कंपोजिट टाइम 2 घंटे का टाइम आपका रहता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपको रीजनिंग को खर्च नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ्स भी आपको करना होता है, आपको बाकी अदर सब्जेक्ट वो भी आपको देखने होते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश 2 सब्जेक्ट आती है, दोनों में से कोई जो भी आप चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो IBPS PO का पेपर, देखो बहुत खतरनाक, यहाँ पे 2 पेपर्स की मैं साथ ही बात कर रहा हूँ, SBI PO की भी मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पर IBPS PO की भी मैं बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ वर्षों से बात करें तो SBI का जो कट ऑफ है लगातार धीरे धीरे, प्रीलिम्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लगातार बढ़ रहा है, 45, 48, 49, 54 इस तरह से बढ़ा। लास्ट ईयर अचानक जाके 70+ क्रॉस कर गया प्रीलिम्स में, इस साल फिर नीचे आ गया। तो बैंक के एग्ज़ाम में नहीं है ऐसा कि हमेशा ऊपर ही ऊपर जाए, नीचे भी आ जाता है। ये दोनों एग्ज़ाम एक जैसे हैं। एक जैसे कैसे, देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे लास्ट ईयर होने वाले IBPS PO एग्ज़ाम के बारे में। यहाँ पर आपके मेंस में अल्फ़ाबेट से एक क्वेश्चन आया था, पजल सेटिंग से आपके 25 क्वेश्चन आए थे, 25 क्वेश्चन, जहाँ पर फ्लोर बेस्ड, ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड पजल, बॉक्स बेस्ड पजल, लीनियर अरेंजमेंट, हाउस सर्कुलर अरेंजमेंट, इस तरह के आपसे सर्कल
और पजल आपसे पूछे गए थे 25 मार्क्स के, 25 नंबर के। कितने नंबर में से देख लो यहाँ पे, कितने नंबर में से, 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। तो अब देख लीजिए यहाँ पे 45 क्वेश्चंस में से दोस्तों 25 क्वेश्चंस आपसे इन्हीं के पूछे गए हैं। सारा पेपर एक तरफ और ये एक तरफ, समझ रहे हैं कितना बड़ा इनका एक वेटेज है। कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मशीन इनपुट से 6 क्वेश्चन आए थे। ओल्ड पैटर्न था, नया कुछ नहीं था, नंबर से शुरू हो रहा, वर्ड से शुरू हुआ था, धीरे धीरे नंबर में आपका इनपुट है वो कन्वर्ट हो गया। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको। रिवर्स लॉक्स पूछे गए थे, रिवर्स लॉक्स का अलग से वीडियो पड़ा हुआ है आप ही के चैनल पर, उसे जाकर के आप देख सकते हैं। कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपका आया था, बिल्कुल मैंने करवाया था आपको। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस कोडेड वाले अलग से आपको करवाए थे, बहुत अच्छे तरीके से, ट्रिक भी आपको समझाई थी मैंने वहाँ पे डायरेक्ट। क्रिटिकल रीजनिंग आपके 5 क्वेश्चन आए थे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं 1-2 दिन में आपको ये टॉपिक करवाने वाला हूँ। आप इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है, बस आपको बताया था भी मैंने कि आसपास की चीज़ों के बारे में आपको एक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको इसके क्वेश्चन हैंडल करने हैं। 5 क्वेश्चन आपके इससे आए थे। तो सबसे बड़ा जो वेटेज था वो आपका सेटिंग पजल का रहा था, आप जानते हैं। अब देखिए, जब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे इस पेपर को देख के आए तो मैंने उनसे पूछा कि भैया पेपर का लेवल क्या रहा, कितने कुछ क्वेश्चन तुम्हें करके आए, तो बस वो एक ही चीज़ बोले, सर कतई जहर पेपर था। जहर का मतलब समझते हो? लेवल की बात करूँ तो भैया डिफ़िकल्ट लेवल और दूसरा लिखा है वेरी डिफ़िकल्ट। वेरी डिफ़िकल्ट, एक होता है इजी, एक होता है मॉडरेट, एक होता है डिफ़िकल्ट, और एक तो वेरी डिफ़िकल्ट लेवल था। यहाँ पे जो अटेम्प्ट करके आए थे ना बच्चे, वो करके आए थे 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, इतने अटेम्प्ट करके आए थे। 8, 10, 12 इतने क्वेश्चन करके आए थे। आप सोच रहे हैं, अब जो पहली बार जा रहे हो क्या सोचेगा, अरे सर 5 नंबर तो स्लॉक्स के आ जाते, सर 3 नंबर तो डायरेक्शन सेंस मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, सर मशीन इनपुट तो बहुत अच्छे तरीके से आता है। अरे बहुत अच्छे तरीके से आना अलग बात होती है, प्रैक्टिस करना बिल्कुल अलग बात होती है। आता आपको सब है, प्रैक्टिस आप नहीं करते, तो करना क्या है हमको, अब इन दिनों में बस प्रैक्टिस करनी है। बस यदि हमें रिवर्स लॉक्स नहीं आता, हमें रिवर्स लॉक्स सीखना है। हमें मशीन इनपुट नहीं आता, हमें उसके लॉजिक्स देखने हैं कि क्या क्या लॉजिक्स बनते हैं। आपको फ्लोर बेस पजल नहीं आती है, आप फ्लोर बेस ही पजल आप सॉल्व करिए। आपको ऑर्डर रैंकिंग बेस पजल नहीं आती है, आप वही सॉल्व करिए। आप क्यों दूसरे के चक्कर पर, देखो सब कुछ करने जाओगे सब कुछ रह जाएगा, बहुत थोड़ा करने जाओगे सब कुछ मिल जाएगा। आप चाहते हो मैं अल्फ़ाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये वो सब तामझाम सब मैं पढ़ लूँ, तो दोस्तों कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने सेलेक्ट कर लिया, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 8-10 नंबर का दोस्तों लोग अटेम्प्ट करके आए थे। हाथ का रिजल्ट बता रहा हूँ, देखो गुड अटेम्प्ट भी 8-10 ही था, और कट ऑफ कितना गया था आप यहाँ देख लीजिए। IBPS PO 2019 का लास्ट ईयर का कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ 7.75। कैटेगरी का कट ऑफ था 5.5 नंबर, समझ रहे हैं, 5.5 नंबर कट ऑफ। अटेम्प्ट कितने बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे बच्चे जिनका जो SBI में जॉब कर रहे हैं या बहुत ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, वो लोग भी दोस्तों 10-10, 12-12 क्वेश्चंस करके आ रहे हैं मींस में। प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर होता है आप कितने क्वेश्चंस करते हैं, इससे आपका क्लियर होता है। मेंस का एग्जाम क्लियर होता है आप कितने क्वेश्चन छोड़ते हैं। अब ऐसा नहीं सर हम तो 200 ही छोड़ के आ जाएंगे, हम तो 155 क्वेश्चन था सारे छोड़ के आ जाएंगे, सर सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं, कहने का मेरा मतलब ये है, आपने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन आपको एक नज़र में लगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी किया ही नहीं, तो आपको उस क्वेश्चन में अपना टाइम देना ही नहीं है। क्यों? आप टाइम देने जाओगे, रिस्क है, हो सकता है नहीं हो सकता। इससे बेटर तो आप उस क्वेश्चन पे जाइए जो आपने पहले किया हुआ है, आपका पहले कभी उसका आंसर आया हुआ है, आप उसे करेंगे तो बेहतर चांसेज है कि आपका आंसर आएगा, बजाय जो पहली बार आप उसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, तो ज़्यादा करने पर फोकस ना रखिए, फोकस आप करिए किस पर, कि आप बहुत कम करें, थोड़ा आप करें लेकिन सही करें। एक वाकया मैं आपको बताता हूँ 2012 का। मैं उस वक्त बैंक की तैयारी कर रहा था, तो 2013 में मैंने एग्ज़ाम दिया, तो जैसा सब लोग देखते तो मैं भी कट ऑफ देख के गया था वहाँ पर। तो कट ऑफ जो था वो 2012 का 135 मार्क्स था पीओ में, पीओ की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पेपर देने चला गया,
अब पेपर देने जब गया तो वहाँ पे पेपर मैंने देखा, पेपर करने लग गया। मैंने अटेम्प्ट किया, मेरे से अटेम्प्ट हुए थे समथिंग कुछ 80 के आसपास मेरे से अटेम्प्ट हुए थे फर्स्ट राउंड में। मैंने सोचा यार ये तो मतलब बहुत कम अटेम्प्ट है, लास्ट ईयर तो 135 कट ऑफ था। तो मैंने एक राउंड और लगाया, थोड़े क्वेश्चंस और बढ़े, एक राउंड और लगाया, थोड़े क्वेश्चंस और बढ़े, ऐसे बढ़ते 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 मैं 100 के पार 110 के पार मैंने अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दिया और बड़ा खुश होता हुआ बाहर आ गया कि हाँ लगभग पिछली कट ऑफ के बराबरी में क्वेश्चंस करके आया हूँ, मेरे चांसेस बन सकते हैं। अब आप नेट पे जाके चेक कीजिएगा कि 2013 का पीओ का कट ऑफ कितना गया था, क्योंकि कट ऑफ जो गया था वो गया था मात्र 61 नंबर। मैं कट ऑफ देख के गया था 135 और यहाँ पे कट ऑफ गया था 61। तो पेपर का लेवल भी आपको देखना है। यदि पेपर का लेवल टफ है तो पेपर सबके लिए टफ है, स्पेशली आपके लिए नहीं है। पेपर टफ है, सबके लिए टफ है, पेपर आसान है, सबके लिए आसान है। ठीक है, तो इस तरह का वहाँ पे अटेम्प्ट था। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि खासकर पीओ के एग्ज़ाम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पीओ के एग्ज़ाम में आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे 6 अटेम्प्ट हुए हैं, मेरे 7 अटेम्प्ट हुए हैं, मेरे 10 अटेम्प्ट हुए हैं, 12 अटेम्प्ट हुए हैं। मैटर ये करता है कि बच्चे जो आपके 10, 5, 7, 20, 15 जो भी अटेम्प्ट हुए हैं वो सही हैं या नहीं है। मैं आपको फिर भी एक आइडिया देता हूँ कि अगर देखो, पहली बात तो मैथ्स नहीं आएगी, आपकी डीआई आएगी। दूसरी बात ये, अगर टाइम है आपके पास तो करंट पे फोकस कर लो, करंट अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका जो कहीं पर 2, 4, 5 नंबर कम हो गए, इसके ज़रिए आप उसे कवर कर सकते हैं। आप ही के चैनल पर नवदीप सर ने ढेर सारे वीडियोज़ आपके डाले हुए हैं करंट के, तो उन्हें जाकर के एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास अब मैथ्स, रीजनिंग या इंग्लिश सीखने के लिए नहीं है जितना आपके पास जनरल अवेयरनेस पढ़ने के लिए है। आप मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 मिनट लगाओगे, इससे बेटर आप 10 से 20 क्वेश्चन आप पढ़ लोगे 5 मिनट में करंट अफेयर्स के, हो सकता है उनमें से एक क्वेश्चन आ जाए। तो मैं पर्सनली मेरी सलाह ये आपको ये है कि आप करंट पर भी बहुत अच्छा खासा फोकस करें। यदि आपके पास 100% टाइम आपके पास है तो आप 70% टाइम है वो अपना आप करंट अफेयर्स को दें। मैं आपसे पर्सनली ये कहना चाहूँगा। ठीक है, तो कभी भी ये ना सोचे कि मेरे अटैम्प्ट देखो, ये देखो इतने 64 to 67 गुड अटैम्प्ट थे लास्ट ईयर, एक 155 में से। अब पहली बार एग्जाम देने जाएगा वो ये सोचेगा सर 155 में से कम 120 तो होने चाहिए। हलवा नहीं आता, ठीक है, जहर आता है। ठीक है, तो पेपर आसान नहीं होता। करना क्या है, जितना करना है उतना सही करना है, इस बात पर फोकस रखिए। चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका डीआई हो, चाहे आपका जीए हो या आपका इंग्लिश हो, डिस्क्रिप्टिव भी आपको बहुत अच्छे से करना है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आने वाले जो आपके एग्जाम्स हैं वो नो डाउट बहुत अच्छे आपके होने वाले हैं, क्योंकि प्रिपरेशन का जो लेवल है वो आपका बहुत ही अच्छा रहा होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे, क्योंकि उसी के बदौलत आपका जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम है आपका, वो आपका क्रॉस हुआ है। नहीं पढ़ते तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। ठीक है, वैकेंसी भी अच्छी खासी है, तो परेशान होने की ज़रूरत आपको है नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका पेपर कब है, 29 जनवरी को आपका पेपर है एसबीआई का। अच्छी खासी वैकेंसी, और हमें एक वैकेंसी चाहिए। आईबीपीएस पीओ की यदि मैं आपसे बात करूँ, पेज यहाँ पे भर गया देखो। आईबीपीएस पीओ की यदि हम बात कर लें तो लगभग 3500 प्लस वैकेंसी है, जहाँ तक मुझे याद है कि 3517 कुछ ऐसी वैकेंसी हैं। एग्जैक्ट आप चेक लीजिएगा, 3500 प्लस में ऐसे लिख देता हूँ। यदि हम आरआरबी पीओ की बात करें तो यहाँ पर 4300 के आसपास थी, और एसबीआई पीओ में तो आपको पता है कितनी थी, 2000 थी। तो यहाँ से 4, 2, 6 और 3, 10,000 के आसपास आपके पास क्या है, वैकेंसीज है। और आपको चाहिए केवल और केवल एक वैकेंसी आपको चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपनी मेहनत करनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है सब कुछ? ओके, तो सबसे पहले आपका एग्जाम जो होने वाला है वो आपका होने वाला है एसबीआई का, देन आपका होने वाला आरआरबी का पेपर होने वाला, और उसके बाद होने वाला है आपका आईबीपीएस पीओ का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल समता एजुकेशन पर जितने भी वीडियोस पड़े हुए हैं सबको ध्यान से देखिए। कोई भी डाउट यदि आपको एग्जाम से रिलेटेड आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इस टॉपिक में हमें डाउट है, ये टॉपिक आप एक बार फिर से करवा दीजिए। तो हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, बशर्ते आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, फिर तुम्हारे पाँव छूने खुद बुलंदी आएगी, है ना। तो पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है कि नौकरी खुद ब खुद आपके पास चल के आए। ठीक है दोस्तों, तो समता एजुकेशन पर जितने भी वीडियोज आपके डले हुए हैं तो आप उन्हें ज़रूर एक बार देखिए। ठीक है, कट ऑफ की चिंता ना कीजिए, ना ही कितने अटैम्प्ट आपके हो रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, बस सही हो रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है,
सो पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, क्विज आप देते रहिए, कमेंट बॉक्स आपके हैं, लास्ट वीडियो का जो कमेंट है उसमें आप सारे दोस्त हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेहनत करिए, इंतज़ार मत कीजिए कि ये साल निकल गया अगली साल कुछ बेहतर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह आप इंतज़ार करते रहेंगे तो चीज़ें निकलती जाएंगी, वक्त निकल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं कि और बाद में सिर्फ एक चीज़ बचती है, वो पछतावा, ठीक है। तो चलिए, ये था आपका सेशन जहाँ पे मैं चाहता था कि आपसे शेयर करूँ कुछ अपने एक्सपीरियंस या किस तरह से आपको अपने पेपर को हैंडल करना है। बस मैं लास्ट में फिर से आपसे एक बात कहना चाहूँगा, डोंट फोकस ऑन टू इंक्रीज योर अटैम्प्ट्स। अपने अटैम्प्ट्स को इंक्रीज बढ़ाने में फोकस ना कीजिए कि सर मुझे 50 अटैम्प्ट करने हैं, 60 करने हैं, 70 करने हैं, 80 करने हैं। ये टारगेट बना के आप मत जाइए, आप बस ये टारगेट बना के जाइए। मैं तीनों ही मीन्स की आपसे बात कर रहा हूँ। आप टारगेट ये बना के जाइए कि सर जितने भी करके आऊँगा सही करके आऊँगा, क्योंकि देखो सही करके आओगे, नॉर्मलाइजेशन होगा, हो सकता है मार्क्स आपके अच्छे आएँ, हो सकता है मार्क्स आपके बढ़ें, ठीक है। इसके अलावा करंट पढ़िए और अच्छे से पढ़ते रहिए। होप कि आप सबका सिलेक्शन हो, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उसको सफलता मिलनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सफलता के अच्छे हकदार होते हैं। चलिए तो विदा लेते हैं आपसे, कोई भी दिक्कत हो बताइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम एंड बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।